हेलो नमस्कार, मैं प्रवेश शर्मा। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज टीचिंग, प्रथम भाषा की शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले हम संक्षिप्त रूप में इन विधियों और प्रविधियों को समझ लेते हैं। मुख्य विधियाँ इस प्रकार से हैं: अनुकरण विधि, वाचन विधि, आगमन तथा निगमन विधि, अभ्यास विधि, सामूहिक वाचन विधि, व्यवस्थित शिक्षण विधि, प्रत्यक्ष शिक्षण विधि, व्यस्त की शिक्षण विधि, व्याकरण विधि, लेखन विधि। प्रविधियाँ, इसी के अंतर्गत प्रविधियाँ लगभग तो समान ही होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेखन कला प्रविधि, प्रश्न प्रविधि, वाचन प्रविधि, मौन पाठ प्रविधि, व्याकरण शिक्षण प्रविधि, क्रियात्मक प्रविधि, काव्य शिक्षण प्रविधि, ये सब हमारी विधियाँ और प्रविधियाँ हैं। सबसे पहली विधि है अनुकरण विधि। इसमें जो अध्यापक का अनुकरण करके बालक सीखता है। बालक जैसे जैसे दूसरों का स्कूल जाने पर तो विद्यालय में अध्यापक का तथा घर पर माता पिता, भाई बहनों, आस पड़ोस के लोगों का अनुकरण करता है और भाषा को सीखता है। दूसरा पॉइंट है वाचन विधि। वाचन विधि यानी कि जब बालक दूसरों का अनुकरण करता है और स्वयं बोलता है, तब वाचन के द्वारा वह इस भाषा को सीखता है, फर्स्ट लैंग्वेज को सीखता है। आगमन तथा निगमन विधि। आगमन विधि, ये विधि व्याकरण विधि की प्रमुख विधि है, क्योंकि इसके माध्यम से व्याकरण अच्छी प्रकार से सीखी जाती है। इसमें सावधानी पूर्वक उदाहरणों का चयन किया जाता है और छात्रों के समक्ष जो प्रस्तुत किया जाता है। छात्र उन उदाहरणों का निरीक्षण एवं विश्लेषण करके उनका वर्गीकरण करते हैं तथा वर्गीकरण के आधार पर व्यापक नियम का अनुसंधान करते हैं। संक्षेप में आगमन विधि में विशेष तथ्यों या दृष्टांतों की सहायता से सामान्य निष्कर्ष या नियम निकलवाए जाते हैं। लंदन महोदय ने लिखा है, जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण तथा वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और उनसे स्वयं की निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है और ये विधि इतनी सरल एवं स्वाभाविक है कि इसमें छात्र सहज ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है आगमन तथा निगमन विधि। इस विधि में व्याकरण के नियम तथा सिद्धांत या से छात्रों को पहले ही परिचित करा दिया जाता है, तत्पश्चात उस नियम या सिद्धांत का परिभाषा का प्रयोग बताया जाता है। इसलिए ये नियम जो है सामान्य से विशेष की ओर चला जाता है। संक्षेप में हम इस विधि को कह सकते हैं कि निगमन विधि द्वारा सर्वप्रथम परिभाषा या सिद्धांत या नियम सिखाया जाता है, तत्पश्चात सावधानी पूर्वक उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास विधि। अभ्यास विधि में स्वयं ही बालक अभ्यास करके जो है भाषा को सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक वाचन विधि। इसमें सामूहिक रूप से वाचन किया जाता है और भाषा पर अधिकार प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवस्थित शिक्षण विधि। इस विधि में व्यवस्थित रूप से बालक को नियमित रूप से शिक्षण कराया जाता है, तब भाषा पर वह अधिकार प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष शिक्षण विधि। अनुवाद विधि के दोषों को देखकर इसका पश्चिमी देशों में विकास हुआ। वहां के अनुकरण पर भारत में भी इस शताब्दी के प्रथम दशक में प्रत्यक्ष पद्धति अपनाई गई और बंगाल में श्री टिपिंग को, मुंबई में श्री फ्रेजर को और मद्रास में श्री येट्स को इस पद्धति को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय दिया जाता है। इस विधि में सीमित शब्दावली का ज्ञान दिया जाता है। भारतवर्ष में अंग्रेजी विद्यालयों में प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग किया जाता है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ही अंग्रेजी का शिक्षण प्रारंभ करते हैं। अंग्रेजी को बोलने, पढ़ने तथा लिखने के कौशलों का विकास सुगमता से किया जा सकता है। प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से लेखन का ज्ञान कराना मुश्किल कार्य हो जाता है। संज्ञा सर्वनाम का ज्ञान अच्छी प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे कि संज्ञा या उन शब्दों का ज्ञान दिया जा सकता है जिनका चित्र आदि बन सके, जिन चीज़ों को कक्षा तक लाया जा सके, जैसे शंख सिखाते समय शंख लाकर दिखाना, या कोई भी वस्तु है जैसे कि लैपटॉप, प्रेशर कुकर इत्यादि, ये इस टाइप की चीज़ें लाकर दिखा सकें, यही प्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यस्त की शिक्षण विधि।
इस पद्धति को भी डॉक्टर वेस्ट ने अंग्रेजी पढ़ाने हेतु ही विकसित किया था। इस पद्धति में शिक्षण वाचन से प्रारंभ होता है। वेस्ट की दृष्टि से किसी भी नई भाषा का पढ़ाना, सिखाना या वाचन सिखाना सबसे कठिन है। भाषा का बोलना और लिखना सिखाना सरल होता है। वेस्ट विधि में वाचन, लेखन तथा वार्तालाप की शिक्षा पृथक पृथक विधियों में दी जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाचन, लेखन और वार्तालाप को साथ साथ सिखाया जाना चाहिए, पृथक पृथक नहीं सिखाया जाना चाहिए। कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर इसमें अनुवाद विधि का भी सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण विधि। प्रत्येक भाषा प्राथमिक रूप से मतलब सबसे पहले व्याकरण से रहित होती है, क्योंकि बालक जब बोलना प्रारंभ करता है तो व्याकरण के नियमों को नहीं जानता और वह अपने मन से जैसा भी बोलना चाहता है वैसा बोलने लगता है। किंतु जैसे जैसे विकसित एवं वृद्धि होती जाती है, उसका स्वरूप जटिल होता जाता है, तब उसका व्यवस्थीकरण एवं विश्लेषण व्यापक हो जाता है और व्याकरण के बिना ये संभव नहीं होता। इसलिए डॉक्टर स्वीट ने व्याकरण को भाषा का विश्लेषण कहा है। व्याकरण पद्धति में सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। शब्द, वाक्य की परिभाषा तथा संज्ञा, विश्लेषण, कारक आदि पहले पढ़ाने होंगे। इस पद्धति का व्यवहार संस्कृत पढ़ाने हेतु विशेष रूप से किया जाता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ाते समय व्याकरण विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्याकरण विधि में सहजता नहीं होती, इसलिए छात्रों में रुचि का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेखन विधि। जब बालक भाषा को समझने लगता है तो लेखन विधि के माध्यम से भी इस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब हम आते हैं प्रविधियों की ओर। इसमें भी पहला पॉइंट है लेखन कला प्रविधि। यही जब बालक भाषा सीखने लगता है तो छोटे छोटे टॉपिक दे दिए जाते हैं, शीर्षक दे दिए जाते हैं जिन पर बालक लिखता है और शब्द भंडार में वृद्धि करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न प्रविधि। इस विधि में बालक से प्रश्न पूछे जाते हैं और बालक अपने मन से सोचकर प्रश्नों के उत्तर देता है, जिससे कि भाषा पर अधिकार प्रबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाचन प्रविधि। इसमें बालक को भाषा पर अधिकार कराने के लिए शाश्वत वाचन कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मौन पाठ विधि। विद्यार्थियों में बोध शक्ति का विकास करने के लिए मौन पाठ का अभ्यास कराया जाता है। व्याकरण शिक्षण प्रविधि। भाषा की शुद्धता तथा अशुद्धता का ज्ञान कराने के लिए व्याकरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है विभिन्न क्रियाओं द्वारा, अर्थात क्रियात्मक प्रविधि। वाद विवाद, नाटक, भाषण तथा श्रुत लोक प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी छात्रों की सृजनात्मक या रचनात्मक शक्तियों का विकास कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है काव्य शिक्षण विधि। विद्यार्थियों में सौंदर्य अनुभूति को उत्पन्न करने का तथा विकसित करने में काव्य शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। एक विद्वान ने लिखा है, कविता का बोध होने के पश्चात विद्यार्थियों को भावों की गहराई में उतारने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ प्रश्नों की सहायता से विद्यार्थियों को ऐसी स्थितियों में लाया जाता है कि वे स्वयं भावों की गहराई में पहुंचकर डुबकियां लगाने लगते हैं। समान भाव की कविताओं तथा पंक्तियों को सुनने एवं सुनाने से इस ओर बहुत सहायता मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।